अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इंसान की फितरत एक अजूबा है। गुजरते वक्त के साथ साथ पुराने लोग गुजरते जाते हैं और नए पैदा होते जाते हैं। नए दौर के लोग जदीद सहूलियात को अपनाकर जदीद मलबूसात पहनकर अपने आप को महसिब गिरदानते हैं, मगर वो ये नहीं सोचते कि लिबास बदल जाने से इंसान की फितरत नहीं बदल जाती। जो जुराइम पहले ज़माने के लोग करते थे वो आज भी होते हैं, बल्कि आज बेतहाशा हो रहे हैं। आज जो वारदात मैं आपको सुनाने लगा हूँ, क़याम पाकिस्तान के बाद की है। ये उस ज़माने की बात है जब वतन अजीज़ को मारिज़ वजूद में आए 11 साल हो चुके थे। इन दिनों अयूब खान ने पाकिस्तान की हुकूमत संभाल ली थी। अयूब खान ने पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा को हटाकर मार्शल नाफिज कर दिया था। यह ग़ालिबन अक्टूबर 1998 की बात है 58 की बात है। इन दिनों में वस्ती पंजाब के एक देहाती इलाके में तैनात था। ये बड़ा सरसब्ज़ व शादाब इलाका था। मेरे थाने के इलाके में इर्द गिर्द के 5 गाँव आते थे। ये ज़्यादा बड़े गाँव नहीं थे। वैसे भी इन वक्तों में आबादी का ये आलम नहीं था जो आज है। आज तो दूर दराज देहात में बिजली भी है और सड़कों का जाल बिछ गया है। जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, बिजली तो बड़ी बात है, वहाँ पक्की सड़क का भी नामो निशान ना था। यूँ समझ लें कि पसमानदा इलाका था। गर्मियों के इब्तिदाई दिन थे और गर्मी ने अभी जोर नहीं पकड़ा था, लेकिन फिर भी दोपहर के वक्त बहुत गर्मी लगती थी और कमरों में बैठकर काम करना दुश्वार हो जाता था। मैं थाने की सहन में एक दरख्त के नीचे बैठा काम कर रहा था। कमरे की निस्बत दरख्त की घनी छाँव में कुछ ठंडक थी क्योंकि हवा चल रही थी। मेरे थाने के मुहर्रिर ने दरख्त के नीचे ही एक मेज़ और कुर्सी रखवा दी थी। मैं मुहर्रिर को कुछ ज़रूरी नोट्स लिखवा रहा था कि एक मुअज़्ज़िज़ सूरत शख्स मुझसे मिलने आ गया। मैं इसे जानता था। वो करीबी गाँव का नंबरदार था। बड़ा ही खुशामदी किस्म का इंसान था। ज़रा सी बात पर थाने आ जाता और लोगों की छोटी छोटी बातों से मुझे आगाह करता रहता था। यूँ समझ लें कि वो मेरा मुखबिर था। मुझे ऐसे लोग सख्त नापसंद थे, लेकिन यही लोग मेरे बड़े काम भी आते थे। इसी वजह से मैं बज़ाहिर इस शख्स से बड़े तपाक से मिला, इसे बिठाया और आने की वजह पूछी। उसने मुझे बताया कि एक हादसा हो गया है और वो इसकी इत्तला मुझे देने आया है। उसने जो बात मुझे सुनाई वो मैं आपको सुना देता हूँ। उसके गांव का एक ईसाई बरकत मसीह अपनी घरवाली को साइकिल के पीछे बिठाए कहीं जा रहा था। जब वो छोटी नहर के पुल पर पहुंचा तो अचानक मुखालिफ सिमत से एक बैलगाड़ी बड़ी तेज़ रफ्तारी से आई। बैल किसी वजह से भड़के हुए थे और गाड़ी बांध के कंट्रोल से निकलकर मुंहजोर हो चुके थे। इस नहर के पुल के दोनों तरफ हिफाजती जंगला या रेलिंग नहीं थी, जैसा कि आजकल होता है। बैलगाड़ी बेकाबू होकर बरकत मसीह पर चढ़ दौड़ी। उसने बचने की कोशिश की तो वो दोनों मियाँ बीवी साइकिल समेत नहर में जा पड़े। बुलंदी बहुत ज़्यादा नहीं थी। बरकत मसीह जब तक बीवी के पास पहुंचा वह नींव मुर्दा हो चुकी थी। बरकत मसीह इसे पकड़कर पानी से बाहर ला रहा था कि इसकी बीवी ने इसके हाथों में दम तोड़ दिया और वो मुर्दा बीवी को लेकर बाहर निकला। ये एक सीधा साधा हादसा था और इसमें बज़ाहिर पुलिस की दिलचस्पी लेने वाली कोई बात न थी। फिर भी मैंने नंबरदार से कुछ सवाल पूछकर अपनी तसल्ली कर ली। इस वाक़ये के बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज करना ज़रूरी ना था। नंबरदार अपना फ़र्ज़ समझकर और मेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए मुझे थाने की इत्तला देने आ गया था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वो चला गया। इसे गए मुश्किल से आधा घंटा गुजरा होगा कि वो दोबारा थाने में आ गया। इसके साथ 12-13 बरस का एक लड़का था। उसके चेहरे से दबा दबा जोश जाहिर हो रहा था, जैसे वो कोई अहम खबर लेकर आया है या कोई नया इंकिशाफ करना चाहता है। मैंने इसे अपने पास बिठा लिया और इससे पूछा कि ऐसी कौन सी नई बात हो गई है कि वो दोबारा आ गया है। मलिक साहब, उसने बड़े जोश से कहा, मामला गड़बड़ है। क्या मतलब? मैंने हैरान होकर कहा, कौन सा मामला गड़बड़ है? वो जी बरकत मसीह और उसकी घरवाली का मामला गड़बड़ है। उसने कहा, आप फौरन चलें, साफ साफ बताओ क्या है। मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा, क्या गड़बड़ गड़बड़ लगा रखी है, मुझे पूरी बात बताओ। पूरी बात आपको ये लड़का सुनाएगा मलिक साहब। उसने लड़के की तरफ इशारा किया और फिर इसे मेरे सामने खड़ा करते हुए कहा, ओए काका,
जो कुछ तूने देखा है वो मलिक साहब को बता। लड़का पहले तो झिझकता रहा, लेकिन फिर मेरे मुशफिकाना रवैये की वजह से बोलने लगा। उसने जो बात सुनाई उसे सुनकर मैं हैरान रह गया और सीधा साधा हादसा मुझे कत्ल का केस नजर आने लगा। लड़के ने जो बात सुनाई वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लड़का इसी नंबरदार के गांव का रहने वाला था। जिस वक्त यह हादसा हुआ, ये लड़का नहर के पुल के करीब ही एक जामन के दरख्त पर चढ़ा जामन उतार रहा था। दोपहर का वक्त था, गर्मियों के दिन थे, इसलिए इर्द गिर्द कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। उसने देखा एक तरफ से एक साइकिल सवार आ रहा था, उसके पीछे एक औरत बैठी हुई थी। वो साइकिल वाला जूं ही नहर के पुल पर चढ़ा, मुखालिफ सिम से एक बैलगाड़ी नहर के पुल की तरफ आई। उसके बैलगाड़ी बांध के काबू में नहीं थे। बेकाबू बैलगाड़ी साइकिल पर चढ़ दौड़ी। साइकिल वाले ने घबरा कर साइकिल मोड़ी तो साइकिल समेत नहर में जा गिरा। बैल रुके नहीं, बल्कि वहशतज़दा अंदाज में भागते चले गए। लड़के ने दरख्त के ऊपर से देखा कि साइकिल के पीछे बैठी हुई औरत पानी में हाथ पैर मार रही थी। लड़के ने बताया कि वो इन मियाँ बीवी की मदद के लिए इसलिए दरख्त से नहीं उतरा कि इसे मालूम था कि इस नहर में इतना गहरा पानी नहीं कि कोई डूब सके। फिर इस औरत का मर्द साथ था। उसने देखा कि मर्द पानी में तैरता हुआ औरत के पास पहुंचा, जो बुरी तरह घबरा गई थी और पानी में उल्टे सीधे हाथ पांव मार रही थी। लेकिन मर्द की हरकतें मशकूक सी लग रही थीं। साफ पता चल रहा था कि इस औरत को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर मर्द ने इसके हाथ पकड़ने के बजाय उसके सर पर हाथ रखा और नीचे को दबा दिया। औरत के फेफड़ों में खासा पानी चला गया और जब वो तड़पकर ऊपर उभरी, लड़के ने बताया कि वो हैरान परेशान ये मंजर देख रहा था। औरत जब पानी से ऊपर उभरी तो मर्द ने उसका गला पकड़कर दबाना शुरू कर दिया और औरत तड़पने लगी। मर्द ने इसी तरह गला दबाए दबाए उसे फिर पानी में डुबो दिया और काफ़ी देर पानी के अंदर ही दबाए रखा। फिर इसने औरत को बाहर निकाला तो वो हाथ पैर ढीले छोड़ चुकी थी। मर्द ने इधर उधर देखा, नज़दीक कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था। दूर खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे और कुछ दरख्तों के साए में बैठे थे। उसने पुकार पुकार कर उनको बुलाना शुरू कर दिया। थोड़ी सी देर में 7-8 आदमी वहां पहुंच गए। ये लड़का भी जामन के दरख्त से उतरकर उनके साथ जा खड़ा हुआ। इस वक्त तक मर्द औरत को किनारे पर ले आया था। करीब जाकर पता चला कि वो औरत मर चुकी है। उसका मर्द लोगों को बता रहा था कि किस तरह भड़के हुए बैलों के डर की वजह से वो मियाँ बीवी नहर में गिर पड़े थे और उसकी बीवी डूबकर मर गई। लोगों ने इससे अफसोस का इजहार किया। एक शख्स ने, जो गोताखोरी जानता था, उसकी साइकिल ढूंढकर नहर से बाहर निकाली। फिर एक आदमी अपना रेड़ा ले आया और औरत की लाश इसमें रखकर गांव चले गए। लड़के ने बताया कि उसने किसी के साथ ये बात नहीं की क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खौफजदा था। उसने अपनी आंखों से एक इंसान को दूसरे इंसान का कत्ल करते देखा था। वो इतना खौफजदा हुआ कि गांव जाने की बजाय इधर उधर फिरता रहा। जब नंबरदार थाने में हादसे की इत्तला मुझे देकर जा रहा था तो रास्ते में इस लड़के का और नंबरदार का आमना सामना हो गया। लड़के ने बेहतर यही समझा कि सारी बात नंबरदार को बता दे। नंबरदार ने ये बात सुनी तो लड़के को लेकर इन्हीं कदमों लौटकर थाने आ गया। मैंने जब सारी बात सुनी तो मुझे वाकई मामला गड़बड़ नज़र आने लगा। मैंने नंबरदार से कुछ ज़रूरी बातें पूछी। मैंने उससे पूछा कि ये नहर इतनी गहरी है कि बंदा इसमें डूब जाए। नंबरदार ने बताया कि ये नहर आम नहरों से ज़रा छोटी है और इसकी गहराई भी इतनी ज़्यादा नहीं कि कोई डूबकर मर जाए। नंबरदार ने यह भी बताया कि पानी से पुल की बुलंदी भी इतनी नहीं कि गिरने की वजह से कोई चोट लगे। अब ये बात साफ थी कि बरकत मसीह ने अपनी बीवी को कत्ल किया है। बजाय कत्ल मालूम करना ज़रूरी था। मैंने नंबरदार से पूछा कि क्या इसे मालूम है कि इनके घर लड़ाई झगड़ा रहता हो या कोई और ऐसी वजह हो कि बरकत मसीह ने तंग आकर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया हो। लड़ाई झगड़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मलिक जी, नंबरदार ने कहा। वो तो अपनी बीवी का दीवाना था। सारे गांव में मशहूर था कि वो बीवी के बगैर नहीं रह सकता। कुछ लोग तो इसे जन मुरीद भी कहते हैं। इसकी बीवी थी भी इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसका खामिद होता तो उसका गुलाम बनकर रहता। नंबरदार का ये जवाब सुनकर मुझे मायूसी हुई कि बरकत मसीह और उसकी बीवी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था और ये कि बरकत मसीह उसको दीवानगी की हद तक प्यार करता था। ये बातें सुनकर मुझे लड़के के बयान पर शक होने लगा था। क्या हो सकता है कि वो गलत समझा हो और बरकत मसीह वाकई अपनी घरवाली को बचाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपने दिल में सोचा कि जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचना बेहतर ना होगा।
मैंने फैसला कर लिया कि पहले मरने वाली की लाश का मुआयना करूंगा, इसके बाद कोई कदम उठाऊंगा। मैंने 2 कांस्टेबल साथ लिए और नंबरदार को साथ लेकर बरकत मसीह के घर की तरफ चल पड़ा। मुझे नंबरदार ने बताया था कि बरकत मसीह की घरवाली का नाम कामनी था। मैंने हिसाब लगाया कि कामनी को मरे कितना वक्त गुजर चुका है। मेरे हिसाब से कामनी को मरे अभी सिर्फ 2.5-3 घंटे हुए थे। इस वक्त मैं वक्त का हिसाब इसलिए लगा रहा था कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा वक्त गुजर जाए और कामनी को दफन कर दिया जाए। अगर कामनी को दफन कर दिया जाता तो फिर कब्र कुशाई के लिए मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता, जिससे मैं बचना चाहता था। मेरे पास कोई वाज़ेह सबूत भी नहीं था कि कामनी को वाकई कत्ल कर दिया गया है। बहरहाल इन्हीं सोचों में गुम कामनी के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर पता लगा कि अभी तक कामनी को दफन नहीं किया गया। कामनी के माँ बाप 2.5-3 मील दूर के गांव में रहते थे। वो आ चुके थे। अब कामनी की खाला का इंतज़ार था जो ज़रा दूर रहती थी। वहाँ रोना धोना मचा हुआ था। कामनी की माँ के बैन बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। लोग कहते हैं कि पुलिस वाले पत्थर दिल होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। पुलिस वाले भी गोश्त पोश्त के इंसान होते हैं और इनके सीने में भी हर इंसान की तरह गोश्त पोश्त का दिल धड़कता है। ये पुलिस वालों की मजबूरी होती है कि हर किस्म के हालात में इन्हें अपना फ़र्ज पूरा करना होता है। एक बावर्दी इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबलों को देखकर मरहले घर एकदम सकूसत छा गया और लोग आपस में खुसर खुसर करने लगे। बरकत मसीह के घर के बाहर भी लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। ज़रा सी देर में ही पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि बरकत मसीह के घर पुलिस आई है। पुलिस लोग इसी तरफ उमड़े चले आ रहे थे। नंबरदार मेरे साथ था। मैंने नंबरदार से कहा कि वो बरकत मसीह को मेरे पास लाए और इन इकट्ठे हो जाने वाले लोगों से कहे कि वो सब मुंतशिर हो जाएं। अभी मैं ये हिदायत दे ही रहा था कि एक जवान आदमी हमारे पास आ गया और मुझे सलाम किया। नंबरदार ने मुझे बताया कि यही बरकत मसीह है। मैंने बड़े गौर से पुलिस वालों की नज़रों से उसका जायज़ा लिया। वो गंदमी रंगत का सेहतमंद आदमी था और चेहरे के नुकुश भी अच्छे ही थे। मैंने इसकी आंखों को देखा तो वो सुर्ख थीं और अब भी इनमें नमी नज़र आ रही थी। साफ पता चलता था कि वो रोता रहा है। मुझे इसकी ये हालत देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। मर्द होकर औरतों की तरह आंसू बहा रहे हो बरकत? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखे कहा। मर्द बनो मर्द। उसने मेरी तरफ बड़ी बेचारगी और बेबसी से देखा और बोला कुछ नहीं। फिर वो दोनों हाथों से अपनी आंखें साफ करने लगा। वो कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था और मेरी आमद से हैरान और परेशान नजर आ रहा था। मैं कामनी को देखना चाहता हूँ, मैंने बरकत से कहा। इसे क्या हुआ है? वो नहर में डूबकर मर गई है हुजूर, बरकत ने कहा और फिर इसने मुझे वो हादसा बता दिया जो मैं पहले बता चुका हूँ। मैंने इससे कहा कि मैं लाश देखूंगा, फिर इस हादसे की तस्दीक करूंगा ताकि कल कला कोई नई बात ना निकल आए। मैंने इसे यह भी बताया कि ये महज कानूनी कार्रवाई है, वो परेशान ना हो। ये सुनकर उसकी कुछ तसल्ली हुई। मैंने उससे कहा कि वो लाश वाले कमरे से तमाम लोगों को बाहर निकाल दे ताकि मैं लाश का मुआयना कर सकूं। वो अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद मुझे अंदर बुला लिया। लाश एक पान की चारपाई पर रखी थी। चारपाई पर रुई का गद्दा बिछा हुआ था और एक चादर से सर से लेकर पांव तक लाश को ढांपा गया था। मैंने बरकत को भी कमरे से निकल जाने को कहा तो वह हैरानी से मेरा मुंह देखने लगा और बाहर जाने में पसोपेश करने लगा। मैंने अपने कांस्टेबलों को अंदर बुलाया और उनसे कहा कि वो इसे पकड़कर कमरे से बाहर ले जाएं और जब तक मैं न कहूँ किसी को अंदर न आने दें। कांस्टेबल बरकत को खींचते हुए बाहर ले गए। बरकत के जाने के बाद मैंने लाश के ऊपर पड़ी चादर सर की तरफ से पकड़ी और आहिस्तगी से खींच ली। जूं ही चादर उतरी मुझे एक झटका सा लगा। वो इतनी ही हसीन थी। इसकी अधखुली आंखें यूं खुली थीं जैसे मेरी ही तरफ देख रही थी। वो मरी हुई बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसका जिस्म गोरा चिट्टा था, नैन नक्श में बड़ी जाज़बियत थी और जिस्म की साख्त इंतहाई मौजू थी। कामनी को देखकर मुझे नंबरदार के अल्फाज याद आने लगे। उसने कहा था कि कोई भी उसका खामिन होता उसका गुलाम बनकर रहता। वो बिलाशुबा ख़तरनाक हद तक हसीन औरत थी। मैंने बड़े गौर से उसका नजरी मुआयना करना शुरू कर दिया। आखिर मुझे वो चीज़ नज़र आ गई जिसकी मैं तलाश कर रहा था। उसकी गर्दन पर हल्का सा सुर्खी माइल निशान था जो सिर्फ गौर से देखने पर महसूस होता था। ये इस बात की निशानदेही थी कि गर्दन के इस मकाम पर दबाव डाला गया है या किसी चीज़ से ज़र्ब लगी है।
फिर मैंने कामनी के जिस्म का जायज़ा लिया, मगर कोई ज़ख्म या चोट का निशान नज़र न आया। मैंने दोनों कांस्टेबलों को अंदर बुलाया और उन्हें कहा कि वो बरकत मसीह पर नज़र रखें और उसे इधर उधर न होने दें। मैं महज शक की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था। मैंने ज़रूरी समझा कि लाश का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। मैंने नंबरदार को बुलाकर उससे कहा कि लाश को ले जाने के लिए इंतज़ाम करे। नंबरदार ने फ़ौरन टांगे का बंदोबस्त कर दिया। मैंने एक कांस्टेबल को ज़रूरी कार्रवाई के बाद कामनी की लाश के साथ शहर के सरकारी अस्पताल भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम का बंदोबस्त था। मैंने शक की बुनियाद पर बरकत मसीह को हिरासत में ले लिया और उसे साथ लेकर थाने चल पड़ा। मैंने बरकत को हथकड़ी नहीं लगाई थी। बरकत खौफजदा और सहमा सहमा हमारे साथ चल रहा था। थाने पहुंचकर मैंने बरकत को हवालात में बंद कर दिया और खुद इस वाक़े पर गौर करने लगा। यहाँ मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पोस्टमार्टम क्यों ज़रूरी होता है और इसकी क्या अहमियत है। पोस्टमार्टम वो वाहिद ज़रिया है जिससे मौत के असल असबाब का तयन किया जा सकता है और ये भी मालूम किया जा सकता है कि मरने वाला किस वक्त और किन हालात में मरा था। पोस्टमार्टम में लाश का पेट और सीना चीरकर मुआयना किया जाता है। खोपड़ी भी खोल ली जाती है और डॉक्टर अगर ज़रूरी समझे तो अंदरूनी अज़ा कीमियाई तज्ज़िये के लिए निकाल लेता है। बाद में लाश का पेट और खोपड़ी को बंद करके सी दिया जाता है और लाश वारिसों के हवाले कर दी जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अदालत में ख़ास अहमियत होती है। मिसाल के तौर पर इस्तग़ासा ये साबित करे कि मकतूल को कुल्हाड़ी के वार करके मारा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा हो कि मकतूल के जिस्म पर चाकू के ज़ख्म के निशानात पाए गए तो मुलजिम को शक का फ़ायदा भी मिल सकता है। डूबकर मरने वाले इंसान को ऑक्सीजन नहीं मिलती और उसका सांस बंद हो जाता है। पानी में गिरने से अचानक खौफ से भी दिल की हरकत बंद हो जाती है और दिमाग की वरीदें फट जाती हैं। डूबकर मरने वालों की आंखें अधखुली और पुतलियां फैली होती हैं। ज़बान फूल जाती है, नाक और मुंह से झाग आने लग जाती है। हाथ और पाँव की जिल्द सिकुड़ जाती है। फेफड़ों, मैदे और आंतों में पानी भरने की वजह से ये एज़ा फूल जाते हैं। पानी के अलावा रेत और मट्टी के ज़रात भी मिलते हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि मरने वाला डूबकर मरा है। मैंने कामनी की लाश का मुआयना किया था तो मुझे डूबकर मर जाने वाली तमाम अलामतें वाज़ेह तौर पर नज़र आई थीं, जिनसे साबित होता था कि वो डूब जाने की वजह से मरी है। लेकिन इस लड़के की बयान ने और गर्दन पर दबाव के निशान ने मुझे शक में डाल दिया था और इसी शक को बुनियाद बनाकर मैंने कामनी का पोस्टमार्टम ज़रूरी समझा था। अब मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार था और इसके बाद ही मैंने कोई कार्रवाई करनी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगले दिन शाम को मिलनी थी। मैं थाने के दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गया। अगले दिन मैं थाने पहुंचा तो एक हेड कांस्टेबल ने मुझे बताया कि हवालात में बंद बरकत मसीह मेरे साथ बात करना चाहता है। मैं बरकत को बिल्कुल ही भूल गया था। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि इसे मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर बाद हेड कांस्टेबल बरकत को लेकर आ गया। मैंने बरकत की तरफ देखा। वो बड़े ख़राब हाल में था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। मेरे ख्याल में उसे हवालात में नींद नहीं आई होगी। मैंने उसे बैठने को कहा। वो बैठ तो गया, लेकिन उसके अंदाज में बड़ी बेचैनी थी। यूँ लग रहा था जैसे कुर्सी में कीलें लगी हुई हों जो उसे आराम से बैठने नहीं दे रही। मैंने इससे हालचाल पूछा और कहा कि वो मेरे साथ क्या बात करना चाहता है। आपने मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? उसने रो देने वाले अंदाज में कहा। मेरा क्या कसूर है? मुझे एक शक है, मैंने कहा, और इसी शक की वजह से तुम यहाँ नज़र आ रहे हो। मेरा शक दूर हो जाएगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी घरवाली मर गई है सरकार, उसने हाथ जोड़कर कहा, और आपने मुझे यहाँ बंद कर दिया है। हम गरीबों से क्या खता हो गई है हुजूर? मैं अभी इसके साथ इस किस्म की बात नहीं करना चाहता था कि मुझे शक है कि उसने अपनी घरवाली को गला घोंट कर मार डाला है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अभी तक मुझे सिर्फ शक ही था और इस शक की बुनियाद में पहले ही बता चुका हूँ। मुझे अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार था। इसलिए मैंने बरकत से कहा कि अभी इसे कुछ वक्त और हवालात में रहना होगा और मुनासिब वक्त पर मैं इसे बुला लूँगा। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि इस हवालात में बंद कर दो और कोई तकलीफ ना होने पाए। शाम के 4-5 बजे का वक्त होगा जब एक कांस्टेबल पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आ गया। मैंने बड़ी बेचैनी से रिपोर्ट देखी। इसमें डॉक्टर ने लिखा था कि कामनी की मौत की वजह डूबने और सांस रुक जाने की वजह से हुई है। इसने ये भी लिखा था कि मरने वाली के फेफड़ों, आंतों और मैदे में इतनी मिकदार में पानी नहीं पाया गया जितना आमतौर पर डूब जाने वाले लोगों के फेफड़ों,
आंतों और मैदे में पाया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर ने लिखा था कि मरने वाली के गले पर दबाव के निशान पाए गए हैं, जिससे जाहिर होता है कि मरने वाली के गले पर कोई वजनी चीज़ लगी है या उसका गला दबाया गया है। एक और अहम बात जो डॉक्टर ने लिखी थी वो ये थी कि मरने वाली हामला थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया कि बरकत मसीह ने अपनी घरवाली को नहर में गिरने के बाद गला घोंटकर मार डाला था। अब मुझे इस लड़के के बयान पर यकीन हो गया था कि उसने बिल्कुल ठीक देखा था। मैंने अब बरकत मसीह को तफ्तीश की चक्की में डालने का फैसला कर लिया। कामनी की लाश पोस्टमार्टम के बाद आ गई थी। मैंने गांव में इतला भिजवाई तो कामनी का बाप और उसके 2 भाई लाश वसूल करने के लिए आ गए। मैंने ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद लाश इनके हवाले कर दी। कामनी के बाप ने अपने दामाद बरकत के मुतालिक पूछा कि इसे क्यों थाने में रखा गया है, तो मैंने उसे बताया कि मुझे शक है कि कामनी को इसके खामिद ने कत्ल किया है। ये सुनकर वो बड़ा हैरान हुआ। क्या आपकी बेटी अपने घर में खुश थी? मैंने उनसे पूछा। कभी कोई शिकायत नहीं आई सरकार, कामनी के बाप ने कहा। कामनी हमेशा बरकत की तारीफ करती थी और वो अपने खामिद के साथ खुश थी। इनके दरमियान कभी कोई झगड़ा हुआ होगा? मैंने उससे पूछा। याद करके बताओ, कभी कामनी ने घर आकर बताया हो? नहीं सरकार, कामनी के बाप ने 2 टोक लहजे में कहा। शादी को 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैंने कामनी के बाप से बहुत सवाल किए और मुख्तलिफ तरीक़ों से एक ही सवाल को घुमा फिरा कर पूछा, मगर मुझे इससे कुछ भी हासिल ना हुआ। मैंने कामनी के भाइयों से भी कुरेद कुरेद कर पूछा, मगर वो भी मेरे साथ कोई काम की बात ना बता सके। कामनी के भाइयों ने कहा कि चूँकि बरकत हवालात में बंद है, इसलिए वो अपनी बहन की लाश अपने गांव ले जाना चाहते हैं और वहीं इसकी आखिरी रसूम पूरी करेंगे। मैंने इन्हें कहा कि मेरी तरफ से ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, वो कामनी की लाश जहाँ ले जाना चाहें ले जाएं। कामनी का बाप और भाई लाश लेकर चले गए तो मैंने बरकत को बुला लिया। मैंने बरकत को बताया कि कामनी की लाश पोस्टमार्टम के बाद आ गई है और इसके साले और ससुर लाश को यहाँ से ले गए हैं। मेरी बात सुनकर उसकी हालत ख़राब हो गई और देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे भी जाने की इजाज़त दे दें माई बाप, उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा। मैं अपनी कामनी को अपने हाथों से दफन करना चाहता हूँ। इन्हीं हाथों से? मैंने कहा, जिनसे उसका गला दबाया था। वो यूं उछला जैसे मैंने उसके पैरों में बम फेंक दिया हो। उसकी आंखें ज़रूरत से ज़्यादा खुल गई थीं और रंग ऐसे पीला पड़ गया था जैसे जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया गया हो। वो अच्छा भला सेहतमंद आदमी था, लेकिन इस वक्त सर्दी लगे मरीज की तरह कांप रहा था। उसने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन बोल ना सका, सिर्फ उसका मुंह खुल के रह गया।